आज से हम नया यूनिट शुरू करते हैं। यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिज्म के बारे में इस यूनिट में हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इस यूनिट में हमने पहले पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। फिर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें फोर्स कैसे काम करेगा, उसी से रिलेटेड चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में पाथ कैसा होगा। फिर साइक्लोट्रॉन, फिर किसी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स काम करेगा। उसके बाद रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फिर मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डाई पैरा फेरो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो शुरू होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब बात शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मासिव पार्टिकल, कोई पार्टिकल जिसके पास मास हो, तो मास के कारण जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में लगता है। किसी भी चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। इन द सेम वे अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो किसी भी मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल में फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में ही लगेगा। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो मैग्नेट हमेशा मैग्नेट पर ही फोर्स लगाएगा। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। मतलब मैग्नेट हमेशा मैग्नेट पर ही फोर्स लगाता है। कुछ इसी कॉन्सेप्ट को लेके ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हमारा पहला टॉपिक जो यहाँ का है वो है हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया? ऑर्स्टेड ने बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सबसे पहला डिस्क्रिप्शन या सबसे पहली बार जो एक्सप्लेन किया वो ऑर्स्टेड ने किया। उसने क्या किया, एक वायर लिया, वायर में करंट फ्लो करी और उसके बगल में एक कंपास, मैग्नेटिक नीडल जिसको हम लोग बोलते हैं कंपास, अपने हाई स्कूल में देखा होगा, उसको रखा। कंपास बेसिकली एक मैग्नेटिक नीडल होती है और उसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी मैग्नेटिक नीडल को अगर हम फ्री कंडीशन में छोड़ दें तो ये मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में फिक्स रहती है। मतलब नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है, साउथ पोल हमेशा साउथ पोल की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में है। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कुछ कारणों से, वो आगे डिस्कस करेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिस्कस होता है। हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म के बारे में सब कुछ हम वहाँ पर सीखेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करता है, आगे सीखेंगे। मतलब इतना याद रखिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक नीडल अपने एक्सेस को हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ओरिएंटेड रखती है, जिसमें इसमें कोई टॉर्क काम नहीं करता है, नेट टॉर्क जीरो होता है। तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहता है। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में, नीडल का साउथ पोल नीडल के साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा रहता है। अब ये मैग्नेटिक नीडल जो है हम बात कर रहे हैं, ये कब फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा? जब इसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सुपर इम्पोज कर दें या ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रहे तो ही ये फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा और इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। अदरवाइज ये हमेशा अर्थ की नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड रहेगी। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया, देखिए। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर एक कील ठोकूँ। इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पर एक नेल लिया, कील लिया, उसको ठोका, वर्टिकल कील आ गई। वैसे ही यहाँ पर एक कील लूँ, उस कील को ठोकूँ तो वहाँ पर एक कील ऊपर को आ गई। अब इन दोनों के बीच में मैं एक वायर ले लिया, ठीक है। मैंने एक वायर लिया, इस वायर को मैंने एक बैटरी से जोड़ा और यहाँ पर एक की लगा दी। पहला केस। दूसरा केस, तो गेंद को बना लेते हैं पहले। देखिए, तीन
वायर हमने लिए, सर्किट लिए हैं। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव की ओपन है, पॉजिटिव नेगेटिव की ओपन है। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव की यहाँ पे क्लोज है। बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव और की यहाँ पे भी क्लोज है। देखिए भाई क्या किया हुआ है, वायर ये है जो कि यहाँ पर एक कील ठुकी हुई है ऊपर को, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल नेल यहाँ पर लिया हुआ है और इनके बीच में वायर है। तो वायर हवा में ऐसे है, ठीक है। अब जो हम कंपास लेंगे, कंपास इस वायर के नीचे रखा है, वायर के नीचे रखा है, जिसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल है कंपास, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब ये लग रहा है कि नीडल वायर के बगल में ना, नीडल वायर के बगल में नहीं है, नीडल वायर के नीचे से रखा है। वायर हवा में है, एक कील यहाँ पर ठोका हुआ है, एक कील यहाँ पर ठोका हुआ है, इनमें हमने वायर बांधा और फिर हमने यहाँ पर सर्किट कंप्लीट किया और नीडल वायर के नीचे रखा है, ऊपर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर पहला फिगर, दूसरा फिगर भी करते हैं। यहाँ पर भी नीडल होगी, ये वायर के नीचे होगा, बगल में नहीं है। यहाँ पर भी हमने एक मैग्नेटिक नीडल ली, ये बगल में नहीं है, वायर के नीचे है। चलिए 9th में चलते हैं, 10th में चलते हैं। वहाँ पर हमने एक स्क्रू रोल पढ़ा था, ठीक है ना, राइट हैंड स्क्रू रोल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। वायर को कुछ इस तरीके से हम अपने राइट हैंड से पकड़ते हैं, याद है ना। इसमें अंगूठा जो होता है वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो उंगलियां हैं वो क्या दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाई स्कूल में ही हम लोगों ने सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा क्लोज लूप में होती हैं, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने कार्डबोर्ड लिया था, याद होगा आपको। उस कार्डबोर्ड को लिया था, उस कार्डबोर्ड में हम लोगों ने इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल रखा था, ऐसे एक मैग्नेट लिया था और उसके चारों तरफ आप लोगों ने मैग्नेटिक मतलब बहुत छोटे आयरन के टुकड़े या आयरन की चिलें वहाँ पर रखी हुई थी। अब जैसे इसमें करंट फ्लो करते थे तो वो जितनी भी आयरन की फीलिंग्स थी वो सर्कुलर शेप में आ गई थी, याद है ना। हाई स्कूल का ही डायग्राम मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। वायर लिया था ऐसे वर्टिकली ऊपर, इस वायर में कॉपर वर्टिकली ऊपर लिया, आयरन की बहुत सारी फीलिंग्स यहाँ पर ली, टुकड़े बहुत छीलने लिए। जैसे करंट फ्लो करता है उसको हल्का 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 वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो नेल्स जो थी वो सर्कुलर शेप में अपने आप को रीअरेंज कर लिए थे। तो वहाँ से ये कंक्लूजन निकला था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी वायर के कारण चारों तरफ सर्कुलर शेप में होंगी, सर्किल, ठीक है ना, सर्कुलर चारों तरफ घिरी होंगी सर्कुलर शेप में, ऐसे एक सर्किल, फिर दूसरा सर्किल, फिर तीसरा, बहुत सारे सर्किल्स होंगे सर्किल शेप में, कंफर्म। अब ये सर्किल्स क्लॉकवाइज होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज होंगे, क्योंकि सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज भी घूम सकती है और सर्किल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। तो इसके लिए क्या किया कि किसी भी वायर को हमने अपने राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ा, इसमें राइट हैंड से अंगूठा जो है वो करंट दिखाएगा और उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। अब अगर वायर में करंट ऊपर को है, बी टू ए है मान लीजिए, तो आप इस तरीके से पकड़ेंगे और वायर में अगर करंट ए टू बी है तो आप वायर को इस तरीके से पकड़ेंगे, अंगूठा कहाँ को आएगा, नीचे को आएगा। अब करंट ऊपर को है तो उंगलियां ऐसे घूमेंगी, देखिए इस तरीके से घूम रही हैं, मान समझ बात को ना। तो मान लीजिए कि इस तरीके से घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, और अगर करंट नीचे को होगा तो इस तरीके से पकड़ेंगे, अंगूठा कहाँ को आया है, नीचे को, तो उंगलियां कैसे घूमेंगी, इस तरीके से। तो इस केस में उंगलियां इस तरीके से घूम रही, मतलब कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये सर्किल जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। फिर सुनते हैं, हमने किसी भी वायर को अपने राइट हैंड से इस तरह से पकड़ा तो अंगूठा जो बताए वो क्या बताए, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो उंगलियां होंगी वो उंगलियां क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब उंगलियां घूम रही हैं, करंट बन रहा है, सर्किल बन रहा है। सर्किल क्लॉकवाइज भी हो सकता है, सर्किल एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तो करंट ऊपर को तो उंगलियां का घूमने का सेंस देखिए, सर्किल किस तरीके से बनना है। और अगर करंट उल्टा होगा तो आप इस वायर को ऐसे ना पकड़ के फिर ये पकड़ेंगे, क्योंकि करंट नीचे को आ रहा है, तो उंगलियां जो हैं वो इस तरीके से घूमेंगी। तो सर्किल इस तरीके से भी घूम सकते हैं, इस तरीके से भी घूम सकता है और सर्किल इस तरीके से भी घूम सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग चीज़, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चले हैं, पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग लगता है, नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट लगता है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग, नेगेटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट। इसी तरीके को हम लोग यहाँ लेके आते हैं मैग्नेटिज्म में। नॉर्थ पोल
को पॉजिटिव पोल कहा जाता है, साउथ पोल को नेगेटिव पोल कहा जाता है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को पॉजिटिव लेते हैं, साउथ पोल की स्ट्रेंथ को नेगेटिव लेते हैं। तो जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उसी तरीके से नॉर्थ पोल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जिस तरीके से नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक उसी तरीके से साउथ पोल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक जनरल डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, अपना साइन करना लेते हैं। तो ये ईस्ट था, ये वेस्ट है, ये ईस्ट वेस्ट, ये जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ को, और ये डायरेक्शन है साउथ। तो हमने एक जनरल डायरेक्शन लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मतलब पेज का ये डायरेक्शन ईस्ट, पेज की ये वाली डायरेक्शन वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, पहले वाले केस में की ओपन है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, की ओपन है तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि की यहाँ पे ओपन है। तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये नीडल का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दूसरे वाले केस में हमने की ऑन कर दी, पॉजिटिव से करंट अब बाहर को आएगा, इधर को आया, फिर A2 कहाँ जाएगा, B को नीचे को करंट गया, फिर इस तरीके से नेगेटिव में गया। अब इस AB वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। अब ऑर्स्टेड ने क्या देखा, जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो हुई तो जो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर है उसमें डिफ्लेक्शन, पहले बिल्कुल नीडल नॉर्थ टू साउथ थी, तो अब या तो इधर को या फिर वो इधर को डिफ्लेक्ट होगी, वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे। तो इस वायर में करंट के फ्लो होते ही मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर गई। क्या इंडिकेट कर रहा है कि करंट फ्लो होते ही मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक नीडल क्या है, मैग्नेट है अपने आप में, और उस मैग्नेट में कब फोर्स लगेगा, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा। पहले कहाँ को था, नॉर्थ टू साउथ, किसके अलाउंग, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग। यहाँ पर करंट की ऑन करते ही करंट फ्लो होते ही नीडल डिफ्लेक्शन किया, तो क्या कंक्लूजन निकला कि जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो हुआ तो करंट के फ्लो होते ही इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेट हुआ, और ये जो नीडल है वो उस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, और वही हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहली बात क्लियर, किसी वायर में करंट फ्लो होगी तो उस वायर में करंट फ्लो होने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। एक बात और आपने हाई स्कूल में सीखी थी, बताया गया था आपको हाई स्कूल में कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मोशन में है तो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका रहेगा, लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अपना मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। ठीक है, चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो रेस्ट में है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो मोशन में है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड केवल तब प्रोड्यूस होगा जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। ठीक है ना, मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। चलिए इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मोशन भी हमारा दो टाइप का होता है, आपको मालूम है मोशन दो टाइप का होता है, बेसिक मोशन दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका मतलब आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों ही अपने चेंज होंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में।
अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, वो तो कभी नहीं जाना चार्ज का। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है और मोशन यूनिफॉर्म है तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बट ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, दोनों ही फील्ड इंडिपेंडेंट रहेंगे अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है। तीसरा केस, अगर चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो भी उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में मिलकर एक वेव जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, लेकिन ये वेव जनरेट नहीं करेंगे। और अगर चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। हमारा 5वां यूनिट है, वो पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, दैट इज मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, but the motion if accelerated then this electric field and magnetic field are produce electromagnetic wave। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आपस में वेव नहीं बनेंगे। चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में सुपर इम्पोज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेंगे। तो ए टू बी करंट फ्लो हुआ। अगर ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब इस वायर में चार्ज का फ्लो हो चुका है। अगर करंट ए टू बी फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ए टू बी फ्लो हो रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन बी टू ए जा रहा है। हालांकि बी टू ए अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ए टू बी ही काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस चार्ज के फ्लो होने के कारण ही इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब कहाँ को शो करेगी? हमने यहाँ पर कील ठोकी थी, एक कील यहाँ पर ठोका था और ऊपर ऐसे वायर है, वायर ऊपर है, नीडल वायर के नीचे है, नीडल वायर के नीचे है। करंट कहाँ को फ्लो हो रहा है? नीचे को। तो कैसे पकड़ेंगे वायर को? तो जो वायर पकड़ेंगे वो वायर अभी हम लोग कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे। कहाँ को आ रहा है? देखिए करंट नीचे को आ रहा है, तो वायर नीचे को ऐसे पकड़ा हुआ है। उंगलियां कैसे घूम रही हैं, दिख रहा है ना? तो उंगलियां इस तरीके से घूम रही है, मतलब वायर के नीचे से वेस्ट टू ईस्ट और वायर के ऊपर से ईस्ट टू वेस्ट। वायर के नीचे से वेस्ट टू ईस्ट और वायर के ऊपर से ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे लेफ्ट साइड डाउनवर्ड और राइट साइड अपवर्ड। यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट और यहाँ पे अपवर्ड, है ना। तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। नीडल कहाँ रखी है? वायर के जस्ट नीचे। तो नीडल में फोर्स कहाँ को लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग। नीडल में फोर्स कहाँ को लगेगा? नॉर्थ पोल में फोर्स कहाँ को लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग। साउथ पोल में फोर्स कहाँ को लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट। देखिए अब वायर कहाँ को पकड़ना है? नीचे को अंगूठा ऐसे। क्यों? क्योंकि करंट कहाँ को आ रहा है? नीचे को। जबकि इस वाले केस में कहाँ को पकड़ते? पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऊपर को जाए तो इस तरीके से पकड़ते। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे तो यहाँ पर वायर के नीचे उंगलियाँ कहाँ को आ रही है? देखिए, ठीक है। और यहाँ पे वायर के नीचे उंगलियाँ कहाँ को आ रही है? देखिए इधर को आ रहा है ना। तो वायर के नीचे उंगलियाँ इधर को आ रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल वेस्ट टू ईस्ट जाएगा और साउथ पोल ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। तो इस निडल में जो डिफ्लेक्शन आया वो कुछ इस तरीके से आया अंदर को। अंदर ही को क्यों आया? क्यों? क्योंकि वायर बगल में नहीं, निडल बगल में नहीं है, निडल वायर के नीचे है। करंट कहाँ को आ रहा है? नीचे को। तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से है ना। तो कहाँ को है? दिख रहा है ना, इस तरीके से। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन कब आया? जैसे ही की ऑन करें तो नॉर्थ पोल राइट साइड को डिफ्लेक्ट हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग और साउथ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। तो डिफ्लेक्शन आ गया। अब करंट को जैसे ही ऑफ किया तो फिर ये डिफ्लेक्शन फिर से ऐसा आ गया, वो अपने आप को मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग सेट कर दिया। और जैसे कि ऑन करोगे तो नीले इधर को आ गया, तो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करके डिफ्लेक्शन आ गया। अब इसको हम लोग एक रिहोस्टेट जोड़ देते हैं, यानी कि इसको हम एक वेरिएबल सोर्स बना देते हैं। काटने का मतलब वेरिएबल सोर्स हो गया। तो अगर आप यहाँ से लगातार पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे या पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा या घटेगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, करंट का वैल्यू कम होगा डिफ्लेक्शन कम होगा। करंट जीरो की ऑफ करंट जीरो कर देंगे तो फिर ये अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग सेट कर लेगा। ठीक है, तो यही चीज़ ऑस्टन ने
अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे ही वायर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो निडल शोज ए डिफ्लेक्शन एंड दिस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये चीज़ भी ऑर्स्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व कर ली थी। तो जितना ज़्यादा करंट था डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा, जितना कम करंट तो डिफ्लेक्शन उतना ही कम। दैट इज़ मैग्नेटिक, दैट इज़ क्या पता लगा, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो उस वायर में करंट फ्लो होने से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा करंट होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम करंट होगा डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, पहली बात। अब तीसरे केस में हमने क्या किया, तीसरे फिगर में हमने देखो बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी, जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। तो जब की ऑन करेंगे तो अब करंट कहाँ को जाएगा, बी टू ए, पॉजिटिव से निकलते बी टू ए और यहाँ पर ए टू बी। तो यहाँ पर आपका करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को था, देखिए मैग्नेटिक वायर के नीचे, इस वायर के नीचे कहाँ को आएगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपना रिवर्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गया तो पहले मैग्नेटिक फील्ड वायर के नीचे कहाँ को था, वेस्ट टू ईस्ट। अब वायर के नीचे कहाँ को होगा, ईस्ट टू वेस्ट। अब अगर वायर के नीचे ईस्ट टू वेस्ट होगा तो डिफ्लेक्शन भी कहाँ को होगा भाई, ईस्ट टू वेस्ट। तो नीडल कहाँ को डिफ्लेक्ट हुई, बिल्कुल अपोजिट। नहीं समझ बात को, करंट का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा निडल में डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्या कंक्लूजन निकले कि जब भी हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ किसने ऑब्जर्व करी, ऑस्टर ने। तो ऑस्टर ने क्या बताया कि करंट प्रोड्यूस से मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज मोशन में आया है और उस चार्ज के मोशन में आने से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। करंट फ्लो करने से पहले भी वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। सेकेंड यूनिट, करंट फ्लो होने से पहले भी फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में है, लेकिन वो मोशन टोटली रैंडम होता है। तो नेट फ्लो जीरो, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन वायर में ईस्ट टू वेस्ट गया तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन वायर में वेस्ट टू ईस्ट भी आएगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और बोथ द मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल ईच अदर, इसलिए हमको मैग्नेटिज्म नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम की ऑन करेंगे वायर में करंट फ्लो होगा तो वायर में करंट फ्लो होने से सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट, स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि ओवरऑल मोशन अप काउंट किया जाएगा और उस ओवरऑल चार्ज के मोशन से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। करंट का वैल्यू बढ़ेगा, चार्ज का मोशन बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, करंट को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ ऑर्स्टर ने हमको बताया। तो बेसिकली ऑर्स्टर ने हमको ऊपर ऊपर बता दिया कि किसी वायर में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो करंट पे डिपेंड करेगी। बस इतना ही हमको ऑर्स्टर बता पाए, ठीक है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आर डिस्टेंस के चेंज होने में कैसे चेंज होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए ऑस्टर ने हमको कुछ नहीं बताया। ऑस्टर ने जस्ट ये बेसिक सा हमको एक्सपेरिमेंट दिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस ए करंट, ठीक है। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके बारे में डिस्टेंस के चेंज होने पर ये किस तरह के चेंज होगा, तो इसके बारे में जो हमको बताया वो बताया बायो सेवर्ट ने। तो अब हमारा नया टॉपिक क्या है, इसके नेक्स्ट आगे का टॉपिक बायो सेवर्ट लॉ, उसको भी हम अभी पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं बायो। ऑस्टर एक्सपेरिमेंट आ गया, नोट कीजिए, कॉपी में इतना ही नहीं लिखेंगे, इसके बारे में जो चीज़ें बोली गई हैं छोटी बातें वो भी लिखेंगे, इतनी बातें, ठीक है ना। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। क्या शुरू कर रहे हैं, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। अब बायो सेवर्ट लॉ क्या बताने वाला है कि ऑस्टर ने क्या बता दिया था, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जब किसी करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो मतलब करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन याद रखना ये करंट डीसी होनी चाहिए, एसी नहीं होनी चाहिए। एसी डीसी करंट आपको हल्का सा पिछले में डिस्कस किया गया, डीसी करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। क्योंकि एसी का डायरेक्शन लगातार क्या होता है, चेंज होता है, तो हम वहाँ उसका मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं।
अब देखिए बायो-सेवर्ट लॉ की बात चल रही है। बायो-सेवर्ट लॉ क्या बताने वाला है, किसी भी करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन का जिक्र भी करना है क्योंकि पेपरों में हमसे बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछते हैं, मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। तो क्या लिया बायो-सेवर्ट ने, अब इमेजिन करते हैं कि इस तरीके से हमने कोई एक वायर ली, ये वायर है, अब इसी शेप में क्यों बनाई, बना दो भाई, किसी शेप में बना दो, लेकिन कंप्लीट होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ गया, बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। अब मतलब सर्किट जो है ये एक्स वाई मान लेते हैं वायर को, इसको एक्स कह देते हैं और इस वायर को वाई कह देते हैं। मतलब वायर ओपन नहीं है, सर्किट सर्किट क्लोज ही होगा, मतलब वायर इस तरीके से गया और घूम के देखिए, घूम के ये आया इस तरीके से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया और यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं, तो क्या फ्लो होगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब इस वायर के कारण, इसके वायर का हमको इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, हमको नहीं बताना है, बायो-सेवर्ट को बताना है, ठीक है। तो जैसे हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते थे, क्योंकि बायो-सेवर्ट और कूलम्ब्स लॉ में कंपैरिजन भी हमको पढ़ना है। जैसे हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे और कूलम्ब्स लॉ में हमने कहा था कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर इस पूरी पेन में यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज बटा है, ठीक है, और हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम पूरे वायर से एक साथ नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करेंगे और किसी छोटे से पार्ट को एलिमेंट dx लेके उसमें चार्ज ले लेंगे और इस पॉइंट पे में फिर उस छोटे से एलिमेंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। मतलब हमने पूरे से एक साथ नहीं निकाला, तो वैसे इस P पॉइंट पर हम पूरे वायर से एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे, इसको हम पहले छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने एक बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले लिया, ये इसको कह देते हैं P और इसको कह देते हैं Q, ठीक है। दिखा भी बड़ा रखा है PQ, लेकिन एक्चुअल में जो PQ है वो बहुत छोटा सा है और इस PQ की कुछ लेंथ होगी, इस लेंथ को मैं DL कहता हूँ, D लगाया है, दैट इज डेल्टा L टेंड्स टू 0, दैट इज DL एक्चुअल में बहुत छोटा है। अब इसमें करंट कहाँ को फ्लो हो रही है, ऊपर को, मतलब P2Q, तो इस एलिमेंट की डायरेक्शन भी करंट के अलॉन्ग लेंगे P2Q। अगर करंट नीचे को फ्लो होता तो एलिमेंट की डायरेक्शन एरो लगाते नीचे को, तो करंट की डायरेक्शन नीचे को है तो इस एलिमेंट की डायरेक्शन भी नीचे को होती। तो इस छोटे से पोर्शन को हम एलिमेंट ना बोल के करंट एलिमेंट बोलेंगे और इस करंट एलिमेंट का कंपैरिजन बिल्कुल वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ में पॉइंट चार्ज के साथ करेंगे। पॉइंट चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, करंट एलिमेंट भी वही प्रोड्यूस करेगा। तो इस करंट एलिमेंट से इस P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इस पूरे वायर ने जो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। या इसको LPQ ना कह के कुछ और नाम देते हैं, L और M कह देते हैं। LM इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये P पॉइंट हमने ले लिया, तो करंट एलिमेंट लिया, तो इस पूरे वायर से एक साथ मैग्नेटिक फील्ड ना निकाल कर हम छोटे 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 पार्ट में लिए और एक छोटा सा पार्ट हमने लिया LM। LM इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। तो इस करंट एलिमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा L है, इस L को हम उस रिक्वायर्ड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इसका जो पोजीशन वेक्टर है P का, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू L, उसको हम लोग मान लेंगे R, वेक्टर R। LM एक वेक्टर है, LP एक वेक्टर है, ये हो गया R, ठीक है। अगर P पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा तो P पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब मैं इस L को पॉइंट लेके R रेडियस का सर्किल खींचूँ, इस तरीके से यहाँ पर आ गए। इमेजिन कीजिए P से हम लोग यहाँ आ गए तो यहाँ पर आएंगे तो इस पॉइंट का भी L से डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन R ऐसे हो जाएगा, तो LM और R के बीच का एंगल चेंज होगा, वो तो खैर दूर की बात है, ठीक है। तो अब बायो-सेवर्ट ने क्या किया कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो जब उन्होंने इस एलिमेंट में करंट की वैल्यू बढ़ाई तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इसमें करंट की वैल्यू घटाई तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड घटा, और करंट का वैल्यू दुगना कर रहे हैं तो जो यहाँ पर निडल रखा है उसमें डिफ्लेक्शन भी दुगना हो जा रहा है। करंट का वैल्यू हाफ कर रहा है तो डिफ्लेक्शन भी हाफ हो जा रहा है। करंट जिस रेशियो में चेंज कर रहा है वो ऑब्जर्व इस बात में किया कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी उसी रेशियो में चेंज हुआ। एक खास बात और, ये जो बायो-सेवर्ट लॉ है, इट इज़ नॉट ए थ्योरेटिकल लॉ, इट इज़ ए एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इस लॉ को दिया गया है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके अकॉर्डिंग ये लॉ दिया, इट इज़ नॉट ए थ्योरेटिकल लॉ, ठीक है ना। लाइक बोहर्स थ्योरी जो थी, बोहर्स के जो पॉस्टुलेट्स थे वो थ्योरेटिकल लॉस थे, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। तो एलिमेंट कितना लिया, बहुत छोटा सा LM, तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बहुत छोटा सा ही होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है, इसको हम लोग DB बोलते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन बायो-सेवर्ट का DB प्रोपोर्शनल टू I।
डी बी किसके प्रोपोर्शनल है? आई के प्रोपोर्शनल। मतलब करंट जिस रेशियो में बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। ये अपना ऑब्जर्वेशन बायोसेवर्ट ने दिया। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, पहला ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बायोसेवर्ट का। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि सेम डायरेक्शन में, देखो एल एम का जो डायरेक्शन है, अगर सर्किल होता तो चेंज होता। एल एम का सेम डायरेक्शन में अगर उन्होंने लेंथ बढ़ाया, सेम डायरेक्शन में लेंथ बढ़ाया, ट्वाइस किया, तो मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस हो जा रहा है। सेम डायरेक्शन में अगर एल एम का लेंथ हाफ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जा रहा है। मतलब करंट एलिमेंट का लेंथ सेम डायरेक्शन में जिस रेशियो में बढ़ रहा है, पी पर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है। तो कंक्लूजन निकला डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, यानी कि करंट एलिमेंट की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा केस, ठीक है, तीसरा भी आएगा, पहले चौथा केस डिस्कस करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि पी का सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लेंथ हाफ किया, तो पाया मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना हो गया। इसी डायरेक्शन में लेंथ अगर ट्वाइस करते हैं तो पता लगा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो जा रहा है। इसी डायरेक्शन में लेंथ को 1/3 किया तो पता लगा मैग्नेटिक फील्ड 9 टाइम्स बढ़ गया। इसी डायरेक्शन में लेंथ 3 गुना बढ़ाया तो पता लगा मैग्नेटिक फील्ड 9 गुना बढ़ गया। तो मतलब डी बी प्रपोर्शनल टू 1/r², यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर, तो फिर इसको रिपीट करते हैं, शायद उल्टा हो गया पहले। अगर इसी डायरेक्शन में लेंथ को अगर उन्होंने हाफ किया तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स बढ़ा। लेंथ को ट्वाइस किया तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो गया। लेंथ को 1/3 किया तो मैग्नेटिक फील्ड 9 टाइम्स बढ़ा। लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 9 टाइम्स कम हो जा रहा है। मतलब इस लेंथ के स्क्वायर का इन्वर्सली वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को चेंज कर रहा है। दैट इज डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करो। और यही सिमिलरिटी, एक सिमिलरिटी तो ये भी है कि कुलाम्स लॉ भी डिस्टेंस के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और बायोसेवर्ट भी डिस्टेंस के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। 4 केस हो गए, अभी 4 केस हो गए, सर तीसरा कहाँ गया? देखिए, अब इमेजिन कीजिए इस पी को पॉइंट लेके, एल को पॉइंट लेके मैं आर रेडियस का एक सर्किल खींचा। अगर मैं आर रेडियस का एक सर्किल खींचूंगा तो ये पी यहाँ से यहाँ खिसक गया। इमेजिन कीजिए ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ खिसका और पी डैश में आ गया, ठीक है। अब पी डैश और इस एलिमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस आर था, इसका भी आर है। इसके लिए लेंथ, इस पी के लिए लेंथ आइडियल है एलिमेंट का, तो इस पी डैश के लिए भी आइडियल है। तो ना ही इस पी डैश के लिए ना ही इस पॉइंट में चेंज आ रहा है, इस कंडीशन में चेंज आ रहा है। पी और पी डैश में ना ही इस कंडीशन में चेंज है, पी और पी डैश में ना ही इस कंडीशन में चेंज है, दोनों का डिस्टेंस भी आर है। लेकिन जब वो अंदर को गए तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटा, और जब वो पी से बाहर को आए तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ा। मतलब अगर यहाँ को आएंगे फील्ड बढ़ रहा है। मतलब क्या पता लग रहा है? आई सेम है पी और पी डैश के लिए, यस। आइडियल सेम है पी और पी डैश के लिए, यस। और आर भी सेम है पी और पी डैश के लिए, यस। अब सबको आई डी और आर सेम है, तो भाई पी से पी डैश तक आने में क्या चेंज हुई? तो पी से पी डैश तक आने में आई डी एल करंट एलिमेंट और आर पोजिशन वेक्टर के बीच का जो एंगल था, बीच का जो क्या था, एंगल था, ये एंगल घटा है ना। मतलब अगर आप इसकी बात करें तो एल एम और पी के बीच का एंगल ये थीटा है, ठीक है। और अगर आप पी से पी डैश तक गए तो ये थीटा पहले से थोड़ा सा घट गया, कम हो गया। तो क्या चीज़ निकली कि भाई एंगल के चेंज होने पर ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब एंगल हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, एंगल को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साथ लेंगे। तो एंगल के कम होने पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट घट रहा है, एंगल के बढ़ने मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ रहा है। मतलब या तो आप साइन लें, या फिर आप टेन लें, या फिर आप सेग लें। इन तीनों में क्या होता है? एंगल के बढ़ने पर वैल्यू बढ़ेगी, एंगल के घटने पर वैल्यू घटेगी। साइन में भी, टेन में भी, सेग में भी। लेकिन सेक और टेन में एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे 1090 पर इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइन हो जाता है। सेग 90 पर वो भी नॉट डिफाइन हो जाता है। तो क्या अगर ये थीटा 90 हो जाएगा, इस पॉइंट पर आके अगर 90 हो जाएगा तो क्या इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड नॉट डिफाइंड होगा? नहीं, डिफाइंड होगा। इसलिए हम सेग और 10 नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे? साइन। तो हम लोग कंडीशन लेते हैं डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। यहीं पर बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं, शायद आप भी कन्फ्यूज़ करें। 3 तो कितने कंडीशन निकल के बायोसेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग? 4। पहली कंडीशन डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, दूसरी कंडीशन डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, तीसरी कंडीशन डी बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तीसरी कंडीशन डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, चौथी कंडीशन डी बी प्रोपोर्शनल 1/r²।
इस पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट एलिमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इस पी को उठाते हैं और पी को सेम लेते लेते यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए और एग्जैक्ट वायर को उठा देते हैं। इमेजिन कीजिए स्ट्रेट वायर अगर होता तो ये थीटा घटते 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 कितना होता, ज़ीरो। यस, और अगर ज़ीरो हो जाएगा तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो। तो क्या पता लगा कि वो कहावत है ना, चिराग तले अंधेरा, दिए के चारों तरफ रोशनी होती है और खुद अपने बेस में अंधेरा होता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। वायर में जब करंट फ्लो कराओगे तो चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वायर के कारण खुद वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। तो वायर के कारण खुद वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो क्या चीज़ें निकाली बायोसेवर्ट ने, डी वी प्रोपोर्शनल टू आई, डी वी प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी वी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी वी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो फ्रॉम 1 2 3 और 4, मतलब अब गप मारना शुरू कर देते हैं, इन चारों को मिक्सअप कर देते हैं। तो डी बी प्रोपोर्शनल टू साथ ले लेते हैं कितना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो ये कौन है, डी बी। अब प्रोपोर्शनैलिटी कैसे हटाना है, तो एक कांस्टेंट लगाना है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या कांस्टेंट लगा था, इलेक्ट्रिसिटी में क्या कांस्टेंट लगा था बताइए भाई। इलेक्ट्रिसिटी में कांस्टेंट लगा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। अब यहाँ पर भी, और परमिटिविटी किसी भी मीडियम के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में बताती है। तो यहाँ पर भी एक टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू नॉट। वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, इसको हम लोगों ने कहा था परमिटिविटी। यहाँ पर म्यू नॉट है, इसको हम लोग बोलेंगे परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, किसी मीडियम के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में बताएगा। म्यू नॉट परमिएबिलिटी, किसी मीडियम के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताएगा। अच्छा आपको याद होगा हमने क्लास में डिस्कस किया था, इसको हम लोग बोलते थे हिंदी में परमिटिविटी को वैद्युतशीलता। वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, शीलता मतलब वो सहनशील कोई है ना, जितनी ज़्यादा सहन शक्ति उसमें जितना सहनशील कहलाएगा। वैसे वैद्युतशीलता परमिटिविटी। म्यू नॉट परमेबिलिटी चुंबकशीलता, मतलब कोई मीडियम कितना ज़्यादा चुंबकशील है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कौन बताएगा, म्यू नॉट। लेकिन ये दूसरे उल्टे होते हैं। अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी बढ़े, मान लीजिए अगर हम ए से मीडियम बी में गए, मीडियम ए और मीडियम बी दो अलग अलग मीडियम है, मीडियम ए से मीडियम बी में जाने पर अगर बी मीडियम की परमिटिविटी बढ़ती है तो उसकी परमेबिलिटी घटती है, और अगर ए से बी में जाने पर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर घटता है। तो इसका मतलब दोनों इन्वर्स हैं। तो यहाँ पर अगर एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में लगा है तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, न्यूमिनेटर में। तो वहाँ पर कांस्टेंट कौन था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 तो म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम ऑफ वैक्यूम जो भी है। तो डी बी इज इक्वल्स टू 1/4 जो होता है, यहाँ पर कांस्टेंट कौन आएगा, म्यू 0/4। ठीक है। अच्छा एप्सिलॉन किसका था, किसी मीडियम का। एप्सिलॉन नॉट किसका था, एयर और वैक्यूम का। म्यू किसका होगा, किसी मीडियम का। म्यू नॉट किसका होगा, एयर और वैक्यूम का। तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन r²। तो ये कौन हो गया बेटा आपका, डी बी। ठीक है। तो इट इज़ बायोसेवर्ट लॉ, जनरल लॉ, वेक्टर फॉर्म अभी नहीं कर रहे हैं, बायोसेवर्ट। ठीक है। तो डी बी कितना रहा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। थीटा क्या है, पी और डी एल के बीच का एंगल। अगर आप पी को यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो आर का लेंथ सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो गई तो डी एल और आर के बीच का एंगल भी चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में फर्क पड़ेगा। सुना की बात। तो ये क्या है, एक्स वाई क्या है, व्हाट इज एक्स वाई, एक्स वाई इज ए वायर। एक्स वाई क्या है, वायर। इस वायर को हमने किस में डिवाइड किया, बहुत छोटे छोटे करंट एलिमेंट में। एक करंट एलिमेंट कौन सा लिया, एल एम। एल एम में करंट कितनी है, आई। करंट कहाँ को है, ऊपर को, तो करंट एलिमेंट में डायरेक्शन भी कहाँ को होगी, ऊपर को। अगर हम लोग किसी करंट चार्ज वायर को लेते हैं तो उसको छोटे 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 एलिमेंट में लेते हैं, तो छोटे से एलिमेंट को हम लोग पॉइंट चार्ज बिहेव करते हैं, वो पॉइंट चार्ज के प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। करंट एलिमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है।
तो जैसे जो काम इलेक्ट्रिसिटी में पॉइंट चार्ज कर रहा है वही काम मैग्नेटिज्म में करंट एलिमेंट करेगा। अंतर क्या है कि पॉइंट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर है, करंट एलिमेंट वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर ही है। ये चीज़ें सब कंपैरिजन में काम आएंगी। तो इस पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करेगा, इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सपेरिमेंटली बताया। इसी डायरेक्शन में अगर आप इस एलिमेंट की लेंथ को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, एलिमेंट की लेंथ घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, सेम रेशियो में घट रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो डी प्रोपोर्शनल टू डी एल दूसरा। तीसरा वो एल और पी के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेशन को फॉलो करेगा, डिस्टेंस के बढ़ने पर घटेगा, डिस्टेंस घटने पर बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और सबसे खास बात क्या है कि dl और r के बीच में जो एंगल है, dl और r के बीच में जो एंगल है, इस एंगल के चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। एंगल बढ़ने बढ़ेगा, एंगल घटने में घटेगा, तो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जब इस तरीके से आते आते यहाँ पर आ जाए, ठीक है, देखिए अब क्या पी ये था, यहाँ से यहाँ पर आ गए, आर में फ़र्क नहीं पड़ा, डीएल में फ़र्क नहीं पड़ा, आई में फ़र्क नहीं पड़ा, एंगल कितना हो गया यहाँ पर आता था, एंगल लगभग 90 हो गया। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम। और घुमाते 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 ऊपर को लेके जाओगे तो क्या होगा, एंगल जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। यहाँ को लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते, पेन की नीब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ पर आता है 90 मैक्सिमम। और जब यहाँ से नीचे को जाओगे तो फिर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि 90 के बाद साइन की वैल्यू घटता है, ठीक है, वो ठीक है। तो इट इज़ बायो सेवर्ट लॉ। क्या है भाई, μ0/4π आइडियल साइन थीटा/r²। μ0/4π क्या है, कांस्टेंट। μ0 क्या है, μ0 है परमेबिलिटी, किसका परमेबिलिटी, एयर और वैक्यूम का परमेबिलिटी, ठीक है ना। क्या है μ0/4π, क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और क्या कहेंगे इसको हम लोग, परमेबिलिटी ऑफ किसका, एयर और वैक्यूम का परमेबिलिटी। अब ठीक है, तो ये जो निकला है जस्ट क्या निकला यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। लेकिन बायो सेवर्ट लॉ की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ले सकते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड का क्या लेंगे, डायरेक्शन भी लेंगे। अच्छा एक खास बात और, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं ना, एक डायमेंशनल लेस होते हैं और एक डायमेंशनल के साथ होते हैं। तो μ0/4π का अपना डायमेंशन है, इट इज़ नॉट ए डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। जैसे 1/4π में एप्सिलॉन 0 का जो डायमेंशन था वो था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वैसे ही μ0/4π में μ0 का जो डायमेंशन होता है वो होता है 10 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन हम इसके बाद में निकालेंगे। μ0 क्या है, परमेबिलिटी, क्या है, परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। अब इसका आगे वेक्टर फॉर्म, इसको कल करेंगे, कल दोबारा से इसको तो पूरा कंप्लीट करेंगे दोबारा से वो देखेंगे और साथ में इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आप इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।